ठाकुर वीर सिंह की हवेली में आज बड़दद्दी रौनक। हे ठाकुर साहब के बड़दद्दे बेटे कुंवर हरिविलास सिंह के पुत्र का पहला जन्मदिन। हे आसपास के सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा हुआ। हे लेकिन ठाकुर साहब की नजर तो बस दरवाजे पर टिकी हुई। हे वो किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर में एक कार दरवाजे पर आकर रुकी। एक 26-27 साल का सजीला और गठीला नौजवान एक 3 साल के बच्चे के साथ कार से उतरा। बच्चे ने अपने पापा का हाथ पकड़ी दिया आगे लिए। वो शायद इस शोर शराबे से डर रहा था। वो नौजवान एक पल को वहीं ठिठक गया। हिम्मत नहीं हुई शायद कदम आगे बढ़ने की। ठाकुर साहब की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो बिजली की फुर्ती से दौड़े और अपने दोनों बेटों को पुकारा, लल्ला देखो, जमाई राजा आए है। उस नौजवान ने ठाकुर साहब के पैर छुए तो ठाकुर साहब का कलेजा भर आया। रोते हुए उन्होंने अपने दामाद को गले लगा लिया। भावनाओं का आवेग कुछ कम हुआ तो देखा दामाद के पीछे छुपने की कोशिश करते हुए अपने नाती को बूढ़ा नाना घुटनों पे बैठ गया और बाहें फैला के उसे अपने पास बुलाया। लेकिन बच्चा कुछ डरा हुआ था। शायद पहली बार इन सब लोगों को देख रहा था। वो अपने पापा से कसकर लिपट गया। पिता ने समझाया, शौर्य बेटा, आपने नाना जी, हे जाओ नाना जी के पास। डरते डरते शौर्य अपने नाना के पास आया। ठाकुर साहब ने जैसे ही शौर्य को बाहों में लिया, उन्हें अपनी दिवंगत बिटिया का चेहरा याद आ गया। वो बिटिया जिसे उन्होंने प्रेम विवाह करने के कारण अपने आप से अलग कर दिया था। न कभी मिलने गए और न कभी बुलाया। सोच रखे थे कि जीते जी उसकी सूरत नहीं देखेंगे और ईश्वर ने भी कुछ ऐसा ही किया। दूसरे प्रसव के समय उनकी बिटिया जिसका नाम प्रिया था, चल बसी बेटी के मरते ही सारा गुस्सा पानी हो गया। अपने नाती को देखने की लालसा ने उन्हें झुका दिया और खुद उन्होंने अपने दामाद को फोन करके इस मंगल कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया था। ठाकुर साहब ने अपने नाती को दुलार करते हुए पूछा, आपका नाम क्या है बेटा? शौर्य ने बड़े मासूम अंदाज में कहा, शौर्य प्रताप सिंह चौहान। और आपके पापा का नाम क्या है? श्री अनिरुद्ध सिंह चौहान। आपकी माँ का नाम? स्वर्गीय प्रिया चौहान। अपने नाती के मुंह से अपनी बिटिया का नाम सुनकर फिर से आंखें बरस गईं। फिर कुछ संभल कर खड्डे हुए और दामाद से कहा, आपका बहुत आभार जमाई राजा, जो आपने हमारा मान रखा। आज से आप इस परिवार का ही हिस्सा हैं। पिछले सारे गिले शिकवे भूल जाइए। अनिरुद्ध ने आंसू पोंछ लिए। उसे भी ये घर देखकर प्रिया की बहुत याद आ रही थी। प्रिया को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन अनिरुद्ध आज भी खुद को संभाल नहीं पाया था। ना खाने का होश रहता था, ना पीने का। आर्मी में कैप्टन के पद पर काम कर रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से छुट्टी पर चल रहा था। अनिरुद्ध के माता पिता भी इस प्रेम विवाह के खिलाफ थे और उन्होंने भी अनिरुद्ध से अपने सारे रिश्ते खत्म कर रखे थे। शायद इस वजह से अनिरुद्ध और अकेला PDDDH गया था। इतने में अनिरुद्ध का छोटा साला और शौर्य के मामा का आना हुआ। 22 साल की उम्र, खेल का बड़े दिद्दा शौकीन, 1 नंबर का हाजिर जवाब और मस्तीखोर लद्दिद्दा का नाम था कुंवर ओमेंद्र सिंह। सब प्यार ओम बुलाते थे। उसने आते ही शौर्य को गोद में उठा लिया, प्यार से चूमा और कंधे पर बैठाते हुए कहा, हम आपने ओम मामा है। अनिरुद्ध ने एक नजर ओम को देखा। प्रिया ने अपने घर वालों के बारे में जो जैसा बताया था, सब वैसे ही थे। ओम के बारे में भी कुछ ऐसा ही सुन रखा था। ओम ने अनिरुद्ध को देखा तो आगे बढ़कर पैर छूने को हुआ तो अनिरुद्ध ने हाथ से पकड़ी देहकर गले लगा लिया। ओम अपने जीजाजी को उनके कमरे तक छोड़ने आया। अनिरुद्ध ने ओम कहा, प्रिया से बहुत सुन रखा था तुम्हारे बारे में, तुम सच में वैसे ही हो? ओम ने झिझकते हुए पूछा, कैसा जीजाजी? मस्त मौला और दिल खुश इंसान। वैसे आर्मी में मैं हूँ, लेकिन बॉडी तो तुमने ऐसी बना रखी है कि जैसे तुम आर्मी में हो। ओम ने हंसते हुए कहा, आर्मी वाला ना सही, आर्मी वाले का साला तो हूँ। अनिरुद्ध बड़े ही जोर से हंसे। शायद आज प्रिया के जाने के बाद पहली बार हंसने का मौका मिला था। अनिरुद्ध का मूड कुछ ठीक हुआ तो पूछा, जो इंसान इतना खुश रहता हो उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो हो नहीं सकती? ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देख ये आप कैसे कह सकते हो सकता है? मेरे एक नहीं कई चक्कर चल रहे हो। अनिरुद्ध कुछ उदास होते हुए बोला, क्योंकि प्यार में आखिर में दर्द ही तो मिलता है। अब देखो ना प्रिया, मुझे अकेले छोड़ कर चली गई, सारी जिंदगी का दर्द देकर। ओम एक पल को खामोश हो गया। वो समझ सकता था अनिरुद्ध की भावनाओं को, फिर कुछ सोचकर कहने लगा, अरे जीजू, आप आज भी इतने हॉट हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगी। अनिरुद्ध फिर से हंस दिया। ओम को देखकर मुस्कुराया और उसे छेड़ते हुए कहने लगा, हम बहुत समझदार हो गया है, लगता है तेरी शादी अब करवानी ही पड़ी ढेगी।
ओम कुछ खामोश हो गया, फिर बोला, जीजू, अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो हमारे शौर्य का क्या होगा? सौतेली माँ आ गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनिरुद्ध ने ओम को तसल्ली देते हुए कहा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया ओम की? मैं दूसरी शादी के लिए मान जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। प्रिया की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। ओम खुश होकर अनिरुद्ध से लिपटते हुए बोला। ओ जीजू, यू आर सच अ डार्लिंग। अनिरुद्ध ने ओम को छिद्धाते हुए कहा। ज्यादा मक्खन मत लगा, मैं वैसे भी तेरी शादी करवा ही दूंगा। फिर से कमरे में एक ठहाका गूंज गया। इधर ठाकुर साहब अपने नाती के साथ खेलकर अपनी सारी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए थे। 2 दिन में ही अनिरुद्ध का सारा तनाव और अकेलापन गायब हो गया था। शौर्य के चेहरे पर भी खुशी साफ देखी जा सकती थी। शौर्य अपने नाना और ओम मामा से बहुत घुल मिल गया था। ओम अनिरुद्ध को भी अच्छे से समझ चुका था। अनिरुद्ध को ओम के रूप में 1 साल से ज्यादा एक दोस्त मिल गया था। 2 दिन बाद अनिरुद्ध ने फिर आने का वादा करके वहां से जाने की इजाजत ली और वापस अपने घर आ गया। अनिरुद्ध के वापस जाने के कोई 10 दिन बाद उनके नौकर का फोन आया। वो साहब बहुत शराब पीते हे दिन भर नशे में बेहोश पे डिको हे रहते। शौर्य बाबा को संभालने वाला कोई नहीं है, मुझसे देखा नहीं जाता। हे ठाकुर साहब, आप किसी को भेज दीजिए। यहाँ मुझे तो डर सा लगने लगा। हे कहीं साहब जी को कुछ हो ना जाए। ठाकुर वीर सिंह ने सुना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दामाद जी की हालत ऐसी है, उन्हें कुछ अंदाज भी नहीं था। उन्होंने ओम को बुलाया और सारी बात की समझाइश देते हुए कहा, ओम लल्ला, तुम अपने कॉलेज से टीसी कटवाए के दामाद जी के शहर चले जाओ, वहां ही आगे की पढ़ाई कर लेना। हमार शौर्य और दामाद जी की देखभाल भी बनी रहेगी। ओम ने अपना सामान बांधा और अगली ट्रेन ने सीधा जीजाजी के घर आ गया। घर में घुसते ही देखा अनिरुद्ध बिस्तर पे औंधे मुंह शराब पिए हुए लेते थे और शौर्य एक कोने में दुबका बैठा हुआ था। ओम को देखते ही दौड़ ढकर आया। मामा जी आ गए, देखो ना पापा को क्या हो गया है, ना मेरे साथ खेलते हैं ना बात करते हैं। ओम ने शौर्य को गले से लगाकर दुलार किया और उसे लेकर अंदर कमरे में चला गया। ये घर कम और एक शराब खाना ज्यादा लग रहा था। जहां तहां शराब की खाली बोतल फैली हुई थी, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं थी। नौकर फुर्ती से चाय बना के लाया और ओम से अपनी फिक्र जताते हुए बोला, साहब जी के मोबाइल से आपके घर का नंबर मिला। प्रिया बीवी जी के जाने के बाद से यही हालत है, ना वक्त पे खाते है ना सोते है, और शायद ये भी भूल गए है कि उनका एक बेटा भी है। अब आप आ गए है, आप ही संभालिए। अगले दिन से ओम ने घर की कमान हाथ में ले ली। सारी शराब की बोतल को रात में ही फेंकवा दिया गया। सुबह अनिरुद्ध की आंख खुली तो देखा ओम आया हुआ है। थोड़ा संकोच के साथ मिला, फिर शराब की बोतल ना पाकर पूछताछ की तो ओम भड़क गया। जीजा जी, आज दीदी जहां भी होंगी बहुत दुखी होंगी। आपने खुद की क्या हालत कर ली है, कभी आईने में देखा है आपने? और फिर आपके ऊपर शौर्य की जिम्मेदारी भी तो है। आप ऐसे दुनिया से बेगाने होकर शराब में डूब जाएंगे तो शौर्य की और आपकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनिरुद्ध रोने लगा। वो जानता था वो गलत कर रहा है, लेकिन प्रिया के जाने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो उसे संभाल सके, उसे समझा सके, कोई ऐसा जिसके कंधे पर सर रखकर वो इत्मीनान से रो सके। आज ओम को सामने देखा तो खुद को रोक ना सका। ओम के सीने से लिपट गया, फफक फफक के रोने लगा। ओम, मेरी प्रिया मुझे वापस चाहिए, प्लीज कुछ करो, मेरी प्रिया को ला दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ओम ने महसूस किया कि उसके जीजाजी उसकी बहन को कितना प्यार करते। हे ओम ने अनिरुद्ध को गले से लगाकर बहुत देर तक पुचकारा। किसी अपने का सहारा दर्द आधा कर देता। हे खैर, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पे आने लगी। अनिरुद्ध ने वापस सर्विस ज्वाइन कर ली थी और शौर्य अपने मामा के साथ बहुत खुश था। ओम ने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब लगता था ये एक कंप्लीट फैमिली है। अनिरुद्ध भी धीरे धीरे प्रिया की यादों से बाहर आ रहा था। शराब को तो उसने हाथ तक लगाना छोड़ दिया था। ऑफिस के बाद उसकी दुनिया ओम और शौर्य ही थे। तीनों जम के मस्ती करते। ओम के कॉलेज में भी कई दोस्त बन गए थे। उन्हीं में से एक दोस्त था तपिश अवस्थी। ओम और उसके बीच अच्छी जमती थी। ओम उसे बहुत पसंद करता था और शायद वो तपिश के साथ अपने रिश्ते को दोस्ती से आगे ले जाना चाहता था। अक्सर फोन पे तपिश के कॉल आते और घंटों बातें होती। दोनों के बीच अनिरुद्ध को कुछ अजीब लगता, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ओम गे है, इसलिए वो इसे जस्ट फ्रेंडशिप समझता था। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। तपिश बाइसेक्सुअल था। उसके गर्लफ्रेंड भी थी,
लेकिन किसी से कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं थी और ओम को पूरा यकीन था कि तपिश उसके प्रपोजल को ना नहीं कर पाएगा। वो तपिश को प्रपोज करने के लिए अच्छे मौके की तलाश में था। इधर अनिरुद्ध अपनी दुनिया में मस्त था। उसे नहीं पता था कि ओम की जिंदगी किस तरफ जा रही। एक दिन ओम बाथरूम में था और ओम के एक दोस्त का फोन आया। जब 2-3 बार कॉल आया तो अनिरुद्ध ने यह कहने के लिए उठाया कि ओम नहा रहा। लेकिन सामने से उसने कुछ सुनने से पहले ही कहा, ओम, वैलेंटाइन डे कैसा रहेगा? तपिश को प्रपोज करने के लिए दिन रोमांटिक। आई एम श्योर वो हाँ ही कहेगा उस दिन। तपिश प्रपोजल रोमांस सुनते ही अनिरुद्ध को एक साथ कई झटके लगे। मुंह से कुछ बोला नहीं गया। उसके दोस्त ने सोचा नेटवर्क तो फोन काट दिया। अनिरुद्ध का दिमाग सुन्न हो गया। ओम गे हे, लेकिन उसने कभी बोला क्यों नहीं? अनिरुद्ध कई बार उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता था लेकिन ओम टाल जाता था। आज समझ आया कि इस सब के पीछे क्या वजह थी। ओम जब नहाकर वापस आया तो अनिरुद्ध। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल आशीष स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, पुरानी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।